क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टॉपिक को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, हम लोगों ने ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों को देखा था। आइए एक बार हमने चर्चा को वहीं से शुरू करते हैं जहां से लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ा था। उससे पहले हम लोगों ने एक बात देखी थी कि जो आइसक्रीम वाला होता है ये अपने जो बर्फ होती है आइसक्रीम को ठंडी करने के लिए उसमें नमक डाल करके रखता है। ऐसा क्यों होता है? उसके नमक डालने से जो उस आइस यानी जो उस बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है, वो डिक्रीज हो जाता है। सपोज दैट अभी जो आपकी बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर गल रही है, जैसे आपने इसमें एक चुटकी नमक मिला दिया, इसमें एक चुटकी नमक मिला दिया, नमक मिलाने से क्या होगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो -4 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इट मीन्स ये जो बर्फ अभी तक 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही थी, मेल्ट हो रही थी, अभी क्या होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इतनी बातें हम लोगों ने अच्छे से कर ली थी। ऐसा इसलिए करता है ताकि जो उसके बर्फ के इर्द गिर्द जो उसने आइसक्रीम लगा रखी है वो जो है ऊष्मा से पिघल ना जाए। पहले अगर ऊष्मा आ रही है तो उसी बर्फ को पिघलाए। हम लोगों ने इतनी बातें वो कर ली थी, है ना। फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा था ऊष्मा स्थानांतरण की विधि। हम लोगों ने 3 विधियों के बारे में बात किया था। एक को हम लोगों ने लिखा था चालन, एक को हम लोगों ने लिखा था संवहन, और एक को हमने लिखा था क्या, विकिरण। विकिरण। ये 3 विधि हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस की थी। ठीक है, एक सेकंड लगेगा, इनको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले की बात हमने कही थी चालन। हम लोगों ने एक फिगर भी बनाया था। फिगर से हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि जब किसी माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तन किए बिना, अपने स्थान से हटे बिना, हिले बिना ऊष्मा दूसरे कण तक पहुंचा दें, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, ऐसी विधि को हमने कहा था चालन। ठोसों में जो ऊष्मा चालन की विधि होती है वो होती है चालन। ठीक है, जो ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है वो कौन सी होती है, आपकी चालन होती है। हम लोगों ने एक बात की थी। फिर हम लोगों ने देखा था संवहन। संवहन में क्या होता है, जब एक कण अपने जगह से हट करके, अपने जगह से ऊष्मा लेकर के हट जाए, जाकर के दूसरे को ऊष्मा दे दे, ऐसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं संवहन। जब माध्यम के कण ऊष्मा लेकर के या ऊष्मा से अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं, उसे विधि को हम क्या कहते हैं, संवहन की विधि कहते हैं। 2 चीजें देखी। तीसरी चीज हम लोगों ने लिखी थी, अच्छा हाँ, एक चीज और, संवहन की जो विधि होती है ऊष्मा स्थानांतरण की, ये द्रवों में और गैसों में बढ़िया से होती है। द्रवों में और किसमें होती है, गैसों में बढ़िया से होती है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ठोस में संवहन हो सकता है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ठोस जो है उसके जो कण होते हैं, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो एक जगह पर क्या होते हैं, मजबूती से बंधे हुए होते हैं। इतनी बात आई समझ में। ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो एक जगह पर मजबूती से बंधे हुए होते हैं। मजबूती से बंधे होने के कारण उसमें कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान अगर होगा तो कण अपने जगह पर स्टेब्लिश रह करके ही काम कर पाएंगे, वो दूर दूर हट करके काम नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स अगर हम लोग बात कर लें चालन की, तो ठोसों में जो आइडियल स्टेट होता है, या यूं कह लें ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण की जो सर्वोच्च विधि होती है चालन। द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है कौन सी होती है, वो संवहन। और भैया जो विकिरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। जहां पर कुछ भी नहीं होता है, where there is nothing, जहां पर कुछ भी नहीं होता है, वहां पर कौन काम कर जाता है, आपका विकिरण काम कर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा,
विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्तों। यही रीजन है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो आपके स्पेस मतलब क्या, आपके जो खाली जगह, अंतरिक्ष को क्या बोलेंगे, खाली जगह, वो खाली जगह से भी हो करके हमारे पास तक पहुंच जाता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें किसी भी माध्यम की जरूरत ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विकिरण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। क्या मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ठोस पदार्थ है, जो ठोस पदार्थ है, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए सबसे आइडियल स्टेट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर चालन विधि, जो चालन विधि है आपकी, ये ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे उत्तम विधि है। सबसे क्या है, उत्तम विधि है। सर अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन विधियों में से सबसे तेज ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, इन विधियों में से सबसे तेज ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो आप कहेंगे सर जो विकिरण विधि है, जो क्या है आपकी, विकिरण है, रेडिएशन है, विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज गति से होता है। रेडिएशन विधि द्वारा या विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज गति से होता है। कितनी तेजी से होता है, आप लिखेंगे इसे वही प्रकाश की चाल। भाई आपका ये सूर्य है ना, ये आपकी पृथ्वी है, तो सूर्य से जो किरणें चल करके आती हैं, रेडिएशन से तो आती हैं। रेडिएशन से आने का मतलब क्या, ये सारी आपके क्या है, रेडिएशन ही है। तो रेडिएशन आप देखते होंगे कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक 8.25 मिनट में पहुंच जाता है, यानी 8.16 सेकेंड में ये जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, इट मींस ये जो आपका रेडिएशन है ये प्रकाश की ही तो चाल है, ये प्रकाश की ही चाल है। तो जो सबसे तेज ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है वो कौन सी होती है, आपकी विकिरण विधि होती है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम एक कदम और आगे चलेंगे। एक कदम आगे चलने का मतलब क्या, देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विधि है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को पार कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को पार कर सकती है। ठीक है, मतलब मेरे समझिएगा कहने का क्या है, आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि चालन, संवहन और विकिरण 3 स्थितियां हैं, तीनों में से कौन सी एक ऐसे ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है जो ठोसों में भी हो सकती है, द्रवों में भी हो सकती है, गैसों में भी हो सकती है, तीनों अवस्थाओं में हो सकती है। तो आपका सीधा सा आंसर होगा सर जो आपका विकिरण है, रेडिएशन है, रेडिएशन क्या काम कर सकता है, ठोस में भी चल सकता है, आपके द्रव में भी चल सकता है और आपके गैसों में भी चल सकता है, तीनों स्टेट में चल सकता है। लेकिन जब माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए सर, पारदर्शी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नेसेसरी फॉर द रेडिएशन। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ही विकिरण आपका क्या होगा, मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगा। यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका मीडियम, तभी जो है आपका विकिरण जो है वो चल सकेगा। अदरवाइज जो आपका रेडिएशन है, जो विकिरण है, ये कहाँ कहाँ चल सकता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, इवन देन ये आपके स्पेस, अंतरिक्ष, जहां पर कोई माध्यम ही नहीं है वहां भी ये चल सकता है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप एक नोट लगा करके लिखेंगे ऐसे, विकिरण ठोस, द्रव, गैस, विकिरण ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों के साथ साथ
अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अर्थात जहां पर कोई माध्यम ना हो, जहां पर कोई माध्यम ना हो, में भी चल सकता है, में भी चल सकता है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे हम। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, थर्मस जानते हैं, थर्मस जिसमें चाय आप अगर रख दो गरम गरम तो गरम बनी रहे, हाँ, जिसमें अगर आप पानी ठंडा ठंडा रख दो तो ठंडा बना रहे। ये थर्मस तो सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये जो थर्मस है ये लगभग सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसकी बनावट भी देखी होगी, क्या है कैसे है। मिल्टन, हालांकि इस पर ब्रांड भी लगी होती है। इस थर्मस में ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि को रोका जाता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। क्वेश्चन ये है, इस थर्मस में या पानी वाले थर्मस में ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि को रोका जाता है? चालन, संवहन, ठीक है, चालन, संवहन, विकिरण, चालन, संवहन, विकिरण। नंबर 4 ऑप्शन दे दें, ए व बी दोनों। नंबर 5 है बी व सी दोनों। और नंबर 6 है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी सब, ऑल। ठीक, आप आंसर बताने की कोशिश करें। हालांकि एग्जाम में आपके 4 ही ऑप्शन आएगा और 4 ऑप्शन से तो आप बहुत ही इजीली छांट सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। चालन, संवहन, विकिरण, या चालन संवहन या विकिरण संवहन। एक ऑप्शन और ले लें आप, ए व सी। एक ऑप्शन और ले लीजिए यहाँ पर, ए व सी। अब बताइए कि किस विधि द्वारा हम क्या काम करते हैं, इस थर्मस को ऊष्मा स्थानांतरित होने से रोक देते। तो आप कहेंगे सर एक बात बताएं आपको, बताइए बिल्कुल। अगर इसमें हम चाय रख देते हैं तो चाय गर्म रहती है, पानी रख देते हैं तो पानी गर्म रहता है, ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो ठंडा रहता है। मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में हम छोड़ते हैं वो वस्तु हमें उसी अवस्था में मिलती है कुछ समय तक। भैया एक चीज समझिएगा, 100% कोई चीज ऊष्मारोधी नहीं हो सकती है। 100% पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो काम करें उसका आउटपुट आपको 100% मिले। इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे हुआ, क्या हुआ, समझिएगा कि ऊष्मा स्थानांतरण की जो तीनों विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों को इसमें रोका जाता है। चालन, संवहन और विकिरण तीनों को इसमें रोका जाता है। क्या करते हैं, इसकी जो डबल ट्रिपल लेयर होती है यहां से वैक्यूम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, यहां से वैक्यूम बना देते हैं। वैक्यूम बनाने से क्या होगा, जो अंदर से हीट निकलने की कोशिश करती, जो अंदर से हीट निकलने की कोशिश करती, मैं वो बहुत लोकल थर्मस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत जो मतलब हाईली प्राइस वाले होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या करते हैं, इसमें शीशा ऐसे ढाल देते हैं और उस शीशे से सारी हवा निकाल लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम का मतलब क्या क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर से सारी हवा जब निकल जाती है तो उसमें कुछ नहीं होता, वो खाली जगह होता है, स्पेस होता है। उस स्पेस के जरिए आपको पता है चालन और संवहन तो नहीं मूव कर सकते, चालन और संवहन नहीं मूव कर सकते, बचा विकिरण, रेडिएशन, ये तो स्पेस में भी मूव कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या काम करते हैं, ये जो सतह होती है इधर वाली, इसको चमकीला बना देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, चमकीला बना देते हैं। चमकीला बना देते हैं या यूं कह लें चांदी का बना देते हैं या कुछ ऐसा बना देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है वो इनसे टकराती है और टकरा करके वापस चली जाती है। आपको पता है कि विकिरण सारे जगहों पर चल सकता है लेकिन जब माध्यम कैसा हो, पारदर्शी हो, इसीलिए क्या बना देते हैं, माध्यम को हम अपारदर्शी बना देते हैं। अपारदर्शी बनाने से क्या होगा, माध्यम का जो कण है वो ऊष्मा को आगे पास नहीं होने देगा और इस तरह से जो है ऊष्मा इससे स्थानांतरित नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर थर्मस में आपके किस किस ऊष्मा की विधियों को रोका जाता है, तो आप बताएंगे सर थर्मस में ऊष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियों को रोका जा सकता है। थर्मस में ऊष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियों को रोका जाता है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे चलने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए
अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि केमिस्ट्री में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली जो आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ाना चाह रहे हैं। जो बेसिकली मुझे पढ़ाना है वो रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ाना है। रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ाने के लिए पहले मुझे आदर्श गैस समीकरण को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसके जितने भी केसेस होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। मैं प्रूव नहीं कराऊंगा कोई चीज, मैं फिर से एक बार बोल, उनको हम लोग देखेंगे। मैं प्रूव नहीं कराऊंगा कोई चीज, मैं फिर से एक बार बोल दूं, 12th लेवल की आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको एक एक चीज में प्रूव कराऊं। अगर आपको प्रूव करना है तो लूसेंट की किताब या कोई भी नॉर्मल किताब में इसका प्रूफ दिया होगा, आप देख सकते हैं। इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप समझिएगा रुद्धोष्म प्रक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयार हो रहे हैं तो उसमें जो भी समआयतनिक, समदाबिक या रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आदर्श गैस समीकरण हम आपको केमिस्ट्री में तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, प्लस यहाँ भी हम आपको थोड़ा सा चीज बताते हुए चलेंगे। तो हम लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। देखना, ये जो गैस समीकरण है ये आदर्श गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए है, जो कि दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस मान तो सकते हो आप किसे भी, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 100% क्या हो, आइडियल हो। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा PV = nRT, है ना। PV = nRT आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसी जो आपका फॉर्मूला है इसी को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसी के केसेस को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कितने केसेस में ये हमारे सामने आता है और इससे हम लोग किस तरह से अपने आउटपुट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्रेशर या दाब, ठीक है। V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम या आयतन, ठीक है। इसका मतलब होता है वॉल्यूम या आयतन, ठीक। N जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है या मोलों की संख्या है। क्या है? मोलों की संख्या है या नंबर ऑफ मोल्स है। जो आपका R है इसको बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक, गैस नियतांक, ठीक। जो आपका T है, T का मतलब तो सारे लोग जानते हैं तापमान या टेम्परेचर, तापमान या टेम्परेचर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो आप इस बात को एक बार नोट कर लें, फिर हम आपको इसके आगे भी थोड़ा सा इसी फॉर्मूले के अंदर हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सारे लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब देखना, ये समझिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 दर्जन अंडे ले आओ। जैसे मैंने आपसे बोला 1 दर्जन, आप समझ रहे हो कि सर ने बोला 12। मैंने कहा 1 दर्जन केले ले आओ, आप समझ गए कि अच्छा 12 बोला है सर ने, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने 1 दर्जन बोला, आप समझ गए कि सर 12 की संख्या को बताना चाह रहे हैं, 12 के डिजिट को बताना चाह रहे हैं। अगर हम आपसे वैसे बोले कि 1 मोल गैस, क्या बोले? 1 मोल गैस, तो आपको तुरंत यहां समझ जाना है कि सर ने 1 मोल बोला है, इसका मतलब होता है 6.023 × 10⁻23, यानी 1 मोल गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने क्या होते हैं? उसके कण होते हैं। अगर आपसे कोई बोले 1 मोल गैस में कितने कण होते हैं या कितने एटम होते हैं, तो आपको बताना है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। कई एग्जामों में सीधे सीधे यही पूछ लेता है, निम्नलिखित में से अवोगाद्रो संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से अवोगाद्रो संख्या कौन सी है? तो आपको ये संख्या याद रखनी है। नीचे एक नोट डाल के आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल गैस बराबर
एक मोल गैस बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 पर एटम। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये आपने देखा, ये है सर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सॉरी सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मतलब सारे जगह पर ये क्या होता है, आपका कांस्टेंट रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, वैल्यू है वो है 8.314। क्या है? 8.314 जूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसकी जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है इसकी वैल्यू है 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन। ठीक है, ये है इसका वैल्यू, और एक मोल की वैल्यू एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इट मीन 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लें, इसको भी लिख लें। सार्वत्रिक गैस नियतांक की वैल्यू होती है इतनी। ठीक है, तो आपको इतनी बातें मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। एक बार इसको फिर से नोट कर लें, फिर हम लोग थोड़ा सा इसके आगे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक केस को हम लोग देखना चाहेंगे, एक एक केस में क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक, ओके। ये लिखा रहने देते हैं, इसी से हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे। जो भी हमको केस पढ़ना है वो सारे के सारे केसेस हम लोग इसी समीकरण से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो सबसे पहला केस है हमारा वो क्या है। अगर हम t को कांस्टेंट, केस फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोगों ने t कांस्टेंट कर लिया, t क्या कर लिया, हम लोगों ने नियत कर लिया। अब t नियत करने पर क्या होगा, जैसे हम लोगों ने t नियत कर लिया, आप देखेंगे जो आपका r है ये तो कांस्टेंट है ही है, जो आपका n मतलब नंबर ऑफ मोल्स है ये भी कांस्टेंट है। इट मींस इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा, या ये भी क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया, यानी पी समानुपाती हो जाएगा 1/v के, या आप ऐसे कह सकते हैं कि P व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, V के होगा। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। ठीक है, देखना, मेरी बात समझना। जब केस फर्स्ट में हम लोगों ने तापमान को नियत कर दिया, जब केस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, तापमान को नियत कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे क्या, समतापी प्रक्रम। क्या बोलेंगे, समतापी प्रक्रम। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतापी प्रक्रम। जो दाब होता है वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया इसे हम लोग बायल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, बायल का नियम। क्या कहते हैं, बायल का नियम हम इसे कहते हैं। तो आप अगली हेडिंग डाल लेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग बायल का नियम। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग बायल का नियम। बायल का नियम हेडिंग डाल करके लिखिएगा, बायल का नियम हेडिंग डाल करके लिखिएगा। स्थिर ताप पर लिखा, स्थिर ताप पर दाब तथा आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर v बढ़ेगा तो ये घटेगा, v बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्क्रम बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। इट मींस स्थिर ताप पर अगर आप क्या करते हो, किसी भी गैस पर
प्रेशर डालते हो, किसी भी गैस पर आप प्रेशर डालते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो, एक आप गुब्बारा ले लें, गुब्बारे को क्या करेंगे आप टेम्परेचर पे रख दें धूप पे, तो जब धूप लगेगी तो दबाव क्या होगा उस पर, जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाएगा, जैसे दबाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो बायल का नियम है, बायल का नियम क्या काम करता है कि ये दाब और आयतन के व्युत्क्रम का संबंध बताता है। बायल का नियम किसका संबंध बताता है, दाब और आयतन के व्युत्क्रम का संबंध बताता है। एक चीज आपको समझनी थी इसमें, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग केस सेकंड की तरफ चलेंगे। केस सेकंड की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमने जब टी को नियत कर लिया था। केस हम लोग सेकंड देखेंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका दाब है, जो आपका प्रेशर है, ये हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कांस्टेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी अब P बराबर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। P बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जैसे आपने P कांस्टेंट किया, क्या हो जाएगा कि V जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा T के, चूंकि दोनों तो कांस्टेंट है ही है पहले से ही, तो P जो है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, आपके T के समानुपाती हो जाएगा। V जो है ये T के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यानी इस प्रक्रम को आप बोल सकते हो समदाबी प्रक्रम। क्या बोल सकते हो इसे आप सब, समदाबी प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। समदाबी प्रक्रम में आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे आयतन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे जैसे आप आयतन को बढ़ाओगे तापमान बढ़ेगा, आयतन कम करोगे आपका क्या हो जाएगा, आयतन घट जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं चार्ल्स का नियम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, चार्ल्स का नियम बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं चार्ल्स का नियम। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने देखा बायल का नियम। क्या देखा था हम लोगों ने, बायल का नियम। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो दाब है ये आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किस प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में। किस प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में। सेकंड हम लोगों ने देखा कि जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती हो रहा है। क्या हो रहा है, बिल्कुल से प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसको हम लोगों ने बोल दिया आपके चार्ल्स का नियम। तो आप लोग अगली हेडिंग डाल लेंगे चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स के नियम में लिखेंगे समदाबी प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में आयतन और तापमान, समदाबी प्रक्रम में आयतन और तापमान एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक। ओके, ये हो गया। तो समतापी देख लिया, समदाबी देख लिया। अब हम लोग को देखना है केस थर्ड, सम आयतनिक प्रक्रम। हम लोग को क्या देखना है, केस थर्ड देखना है। इसे हम लोग बोलेंगे सम आयतनिक प्रक्रम। यानी इसमें v क्या कर लेंगे हम लोग, कांस्टेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, v इसमें कांस्टेंट कर लेंगे। जैसे आपने v कांस्टेंट किया, v क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो P क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल से प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, T के। V प्रोपोर्शनल टू T। यानी V जो होगा वो T के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाओगे आपका दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप ऐसे इसमें एक लाइन लिख सकते हैं। लिखेंगे सम आयतनिक प्रक्रम में, सम आयतनिक प्रक्रम में दाब, सम आयतनिक प्रक्रम में दाब, सम आयतनिक प्रक्रम में दाब तापमान के
तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, इसे गेलुसेक का नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चार्ल्स का नियम, बायल का नियम तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट ये जो थर्ड लॉ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेलुसेक का नियम। इसे कौन सा नियम बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं गेलुसेक का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉ है, ठीक है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लें, ठीक। अच्छा एक चीज समझिए, ये जो है आपका तीसरा केस, इसमें जो वर्क डन होगा वो होगा 0, इसमें जो वर्क डन होगा वो होगा 0। क्यों? अब देखो जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हो दाब बढ़ रहा है, बट आपका जो आयतन है ये कांस्टेंट है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। जो आप काम करना चाह रहे हो कोई काम नहीं हो रहा है, तो काम नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका थर्ड इक्वेशन होता है या जो आपका थर्ड केस होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, इसे हम लोग बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम। तो सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होता है, जो आपका वर्क डन होता है ये होता है आपका 0। वर्क डन होता है कितना होता है आपका 0 होता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा जो बेसिकली मुझे पढ़ाना था आपको वो है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक सिस्टम या रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिकली मुझे पढ़ाना था। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जब ध्वनि चलती है, जब ध्वनि ट्रेवल करती है तो कौन सा प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। इस चीज को मुझे पढ़ाना था, ठीक है। रुद्धोष्म, सेकंड, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम का अगर हम लोग सीधा सा मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है, जो वातावरण होता है उसका और जो आपका सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर जो है वो आदान प्रदान हो ही नहीं पाता है ना। टेम्परेचर का जो है वो आदान प्रदान हो ही नहीं पाता। जैसे मान लो आपने साइकिल में हवा भर रही, ठीक है, आप साइकिल में क्या कर रहे हो, हवा भर रहे हो। अब साइकिल में अगर आप हवा भर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, ट्यूब के अंदर हवा जा रही है। ट्यूब के अंदर हवा जाने से जो ट्यूब है वो गर्म हो रही है। ट्यूब गर्म तो हो रही है लेकिन जो टायर होता है, जो क्या होता है आपका टायर होता है, ये एक तरह से आइसोलेटर होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान ये नहीं कर पाता है और टायर अचानक से क्या होता है, फट जाता है। ऊष्मा जब उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, आयतन बहुत बढ़ जाता है, तो क्या कर जाता है, वो पूरा का पूरा टायर आपका फट जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि टायर का फटना कौन सा प्रक्रम है, तो आपको बताना है रुद्धोष्म प्रक्रम है टायर का फटना। आप रुद्धोष्म प्रक्रम में एक लाइन लिखेंगे, लिखेगा इस प्रक्रम में वातावरण, इस प्रक्रम में वातावरण और निकाय के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान और निकाय के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, इसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। जैसे टायर का भ्रष्ट हो जाना या फटना, जैसे टायर का भ्रष्ट हो जाना या फटना, ध्वनि का वायु में चलना, थर्मस में चीजों का गर्म बने रहना आदि रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण हैं। आदि क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण हैं। क्या हमारी इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हो तो बिल्कुल हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे। अब मेरी बात समझिएगा। देखिए अब हम लोगों को एक काम छोटा सा और करना है,
वो काम क्या है छोटा वाला, हमको इस टॉपिक को यहाँ खत्म करके न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ना है। न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है। न्यूटन का शीतलन नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है ये। एक मैं छोटा सा फिगर बनाता हूं। इस फिगर में मान लीजिए मैंने एक कप चाय रख रखी है जिसका जो टेम्परेचर है वो है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एक हमने और चाय रख रखी है जिसका जो टेम्परेचर है वो है आपका 25, हाँ मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि दोनों में से कौन से कप का चाय शीघ्रता से ठंडा होगा। दोनों में से कौन से कप का चाय शीघ्रता से ठंडा होगा। तो न्यूटन भैया ने यही बताया कि जिस भी निकाय का वायुमंडल से तापांतर सबसे अधिक होगा, तापांतर क्या होगा, सबसे अधिक होगा, वो निकाय अपेक्षाकृत दूसरे के जल्दी ठंडी होगी। जैसे मैंने कहा अगर हम लोग बात करें कि ये है 90 डिग्री पर, ये है 20 डिग्री पर, तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच तापांतर कितना है, 70 डिग्री का तापांतर है। ये है 25 डिग्री, ये है 20 डिग्री, तो दोनों का तापांतर कितना है, 5 डिग्री तापांतर है। कितना तापांतर है, 5 डिग्री सेल्सियस तापांतर है। तो कौन सी वस्तु शीघ्रता से ठंडा होना शुरू करेगी, तो आपको बताना है सर 90 डिग्री वाली वस्तु शीघ्रता से क्या होगी, ठंडी होना शुरू करेगी। आप एक काम कर सकते हैं, जब आप इस दोनों कपों को ऐसे रख लीजिए आराम से, ठीक है। फिर देखिए 5 मिनट बाद हो सकता है इसका तापमान 90 से 80 पहुंच गया हो, लेकिन इसका 25 से 24.5 ही पहुंचा हो, ठीक है। फिर आप आधे घंटे बाद देखेंगे, आधे घंटे की बात कर लें, इसका तापमान 80 से 50 पहुंच गया हो सकता है इसका तापमान 23 डिग्री ही पहुंचा हो, ठीक है। फिर आप आधे घंटे बाद देखेंगे, हो सकता है इसका तापमान 50 से 45 पहुंच गया हो। भाई जैसे जैसे तापांतर कम होगा इसके ठंडे होने की दर भी तो कम होती जाएगी। जैसे जैसे क्या होगा, तापांतर कम होगा, उसके ठंडे होने की दर भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। इट मींस कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई दो चीजें रखी हुई है तो उनमें से जिसका तापांतर वायुमंडल के ताप से अधिक अंतर होगा वो वस्तु शीघ्रता से ठंडी होने लगेगी। वो वस्तु क्या होगी, शीघ्रता से ठंडी होने लगेगी। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। आप अपने फ्रीजर में आज ही 2 कटोरी में पानी रखेंगे, लेकिन एक पानी को आप गर्म करके रखिएगा। गर्म मतलब गुनगुना टाइप में, थोड़ा सा गर्म हो वो करके रखें, और एक कटोरी में आप ठंडा पानी रखें। दोनों को रख दें। घड़ी देखिए 20 मिनट बाद या 30 मिनट के बाद जिस कटोरी में आपने गर्म पानी रखा था उस कटोरी का पानी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, जबकि जिस कटोरी में आपने ठंडा पानी रख रखा था वो जो है अभी ठंडा होना शुरू नहीं हुआ होगा या वो बर्फ बनना शुरू नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो न्यूटन के शीतलन नियम में अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखिएगा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के तथा वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। उस वस्तु के तथा वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक। तो ये था आपके न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक। एक टॉपिक और बहुत छोटा सा है, एक एग्जाम में पूछा गया था थर्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्म क्या है इसको आप लोग सर्च कीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। थर्म है
थर्म क्या है, ठीक है। तो आप थर्म सर्च कीजिएगा, थर्म है क्या, ये जो वर्ड है ये क्या चीज है। बाकी इस चीज को तो मैं आपके कल की क्लास में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा ही करूंगा। बाकी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो न्यूटन के शीतलन नियम के बारे में भी कुछ बातें और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।